हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर के रागा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट और करवा चुका हूं चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो वाले नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप लोग वैसे ही सर्च करना चाहो तो आप लोग सर्च कर सकते हो सरकारी एग्जाम फाइटर, तो वहाँ पर आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में हम लोग रागा का सेक्शन करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जीके का पोर्शन रहेगा, उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था कि सबसे पहले हम जीके का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जीके का पोर्शन स्टार्ट कर दिया है रोज़ की तरह। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पीवी सिंधु, अश्विनी नचप्पा, अंजू बॉबी जॉर्ज या फिर साइना नेहवाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। किसे दिया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। आप लोग इसको याद रखें आप। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं कि ये कौन है। तो इनका संबंध देखिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस खिलाड़ी का संबंध किससे है, तो ऐसा भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है लंबी कूद से। लंबी कूद से इनका संबंध है, आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है, पीवी सिंधु और अपनी साइना नेहवाल, इनका संबंध किससे है आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो आप लोगों को भी याद बना रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप, हाइड्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इसके जो ऑप्शन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सबसे पहले तो अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन यानी कि उनको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप। ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन हाइड्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप और पेरिस्कोप, इनके बारे में हम जानकारी को हासिल करेंगे। तो हाइड्रोस्कोप क्या होता है? पानी के अंदर जो पानी की सतह के नीचे कोई वस्तु जैसे होती है तो उसको देखने के लिए हाइड्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप जैसे हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जो करंट का चार्ज होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है, विद्युत आवेश, उसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और पेरिस्कोप को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पेरिस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम लीरा है? तो लीरा किस देश की मुद्रा है ये जरूर से कमेंट में बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास रोमानिया, इटली, तुर्की और पोलैंड। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर रहने वाला है तुर्की। तुर्की रहने वाला है इसका आंसर। किस देश की मुद्रा का नाम लीरा है? तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा। अब तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। अब इसके प्रधानमंत्री कौन है अभी कमेंट बॉक्स में बताएं। इटली और रोमानिया और पोलैंड के बारे में बात करेंगे हम। तो पोलैंड की सबसे पहले देखेंगे। पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो पोलैंड की मुद्रा का नाम है पॉलिश ज़्लोटी। आप लोग इसको लिख सकते हो पॉलिश ज़्लोटी। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी पोलैंड की मुद्रा। अब चलिए इटली की देख लेंगे। तो इटली की होती है यूरो। क्या होती है इटली की? यूरो। और रोमानिया की तो उसके नाम से ही है रोमानियाई ल्यू। रोमानियाई ल्यू इसकी रोमानिया की है। अब यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दें कि इसकी राजधानी और इसकी राजधानी और इसकी राजधानी, तीनों की राजधानी आप लोग सबकी राजधानी देख के बताएं, या फिर आप लोगों को याद हो तो ज़रूर से कमेंट में बताएं। क्योंकि देखिए यहाँ पर पेपर आपको देना है, आपको याद होगा तो आप लोग अच्छे से उसमें कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था? तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है ये। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर हैं एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब आम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इनका आंसर जल्दी से जो है बता सकते हो आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एम एन रॉय। एम एन रॉय ने पहली बार विचार रखा था संविधान सभा के बारे में। अब ये कब रखा था? तो ये रखा था 1934 में। कब रखा था? 1934 में रखा था इसका विचार। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू तो आप सभी को पता है प्रधानमंत्री थे हमारे देश के पहले वाले। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जाके बात करेंगे, क्योंकि संविधान सभा एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर
1946 को, ठीक है। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे आ चुके थे स्थायी अध्यक्ष के रूप में। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। अब उस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, मानव का अधिकार दिवस का 2021 का विषय क्या है। मानवाधिकार दिवस 2021 का विषय क्या है, ह्यूमन राइट्स डे 2021 की थीम क्या है, ये आपको बतानी है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है समानता, असमानता को कम करना, मानवाधिकार को आगे बढ़ाना और बेहतर तरीके से वापसी और मानवाधिकारों के लिए खड़े हों। मानवाधिकारों के लिए खड़े हों या फिर मानवाधिकारों के लिए खड़े हुए युवा। तो ये 4 ऑप्शन है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे तो आप लोगों का जरूर इससे आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, समानता, असमानता को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर, ठीक है। अब मानवाधिकार देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करें। तो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसको जरूर से याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे आपके सामने और बोल रहे हैं इसमें कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैशाली, कश्मीर, राजगृह और पाटलिपुत्र। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो राजगृह में आयोजित हुई थी पहली बौद्ध संगीति। अब किसके शासनकाल में हुई थी, तो पहली जो थी ना वो राजा अजातशत्रु थे, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म एक ऐसा चैप्टर रहता है हिस्ट्री में जहाँ से एयरफोर्स में तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। अब देखिए पहली तो हो गई, उसके बाद कितनी इनकी बौद्ध जो संगीति हुई थी वो हुई थी टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, टोटल 4। पहली हो गई अपनी राजगृह में, दूसरी कहाँ पर हुई थी, दूसरी हुई थी अपनी वैशाली में, यहाँ पे दूसरी सेकंड लिख लो आप लोग, दूसरी वैशाली में, और तीसरी हुई थी अपनी पाटलिपुत्र में, और चौथी कहाँ पर हुई थी, चौथी हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह कुंडलवन कश्मीर में, वहाँ पर हुई थी चौथी संगीति, ठीक है। अब ये आप लोग बताएं कि ये तीनों संगीतियाँ किसके शासनकाल में हुई थी, वैशाली और कश्मीर और पाटलिपुत्र वाली, सेकंड और थर्ड और फोर्थ वाली किसके शासनकाल में हुई थी, ये सभी आप लोग कमेंट में बताएं ज़रूर। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा का साझा करता है। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आप लोग बना दोगे अच्छे तरीके से। तो देखिए एक ट्रिक होती है, बचपन में MBA किया तो सबसे पहले ये तो भारत के 7 पड़ोसी देश हो गए, बचपन में MBA किया तो यहाँ पर सबसे बड़ी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की, और कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर के समथिंग लगती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय, वो लगती है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा कहाँ पर लगती है, सबसे कम सीमा लगती है अपनी शायद यहाँ पर अफ़गानिस्तान से, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान से सबसे कम लगती है और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखाएं हैं, यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा है ना GK का पोर्शन तो हो गया समाप्त। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ और रीजनिंग का। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है अपना रीजनिंग का पोर्शन। तो रीजनिंग के पोर्शन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका डिक्शनरी से, अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में आपको एक व्यवस्थित करना पड़ता है। तो इसको हम बड़े ही आसानी से बना सकते हैं, देखना पड़ता है हमें इसमें सबसे पहले कॉमन चीज़ें कि कॉमन क्या है इसमें। तो देखिए कॉमन जब हम निकालते हैं इसमें, तो कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं पहले। देखिए G है, उसके बाद A है, फिर R है, और इसमें GA है, GA है और GR। देखिए कॉमन सबसे पहले क्या है, GA है ना कॉमन, तो GA वाला देखेंगे। तो GA और GA, तो देखिए ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं पहले हमें। तो इनमें से कौन सा पहले आएगा, पहले देखिए आप लोग देख सकते हो GA के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में R आता है या फिर पहले L आता है। तो L आता है पहले, तो मतलब सेकंड नंबर का जो अपना है वो फर्स्ट स्थान पे रहेगा। तो हमारे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, ठीक है। तो ये वाला 2 ऑप्शन चलेगा हमारे, सेकंड नंबर का हमारा रहेगा फर्स्ट स्थान पे। देखिए हमारे 2 क्या सभी ऑप्शन चले गए लगभग, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ये वाला था, एक ये वाला और एक ये वाला। हमें जो हमने सेकंड नंबर का था वो हमने पहले स्थान पर लिखा जैसे ही, तो हमारे सारे ऑप्शन चले गए और ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और हमें ऐसा ही करना है पेपर में, ऑप्शन एलिमिनेट ही करना है, क्योंकि इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है। तो देखिए सेकंड नंबर का हमारा आ गया पहले पे, सेकंड के बाद आएगा क्या, थर्ड किस लिए आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर G के बाद A था, फिर उसके बाद L है, फिर उसके बाद R आएगा। तो R आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे थर्ड वाला आ जाएगा इसके बाद।
उसके बाद जी ए, अब देखिए जी के बाद ए है, यहाँ पे जी के बाद आर है, तो जी के बाद ए आएगा ना सबसे पहले, तो यहाँ पे पहला वाला आ जाएगा थर्ड नंबर पे और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन होता है, आसानी से आप लोग इसको बना सकते हो। इसके बाद आपको बस खाली क्या करना होता है, उसके जो लेटर्स होते हैं उनको पढ़ के आराम से अच्छे से पढ़ें पहले तो, और उसमें देखें कि क्या हम बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते हैं। तो देखिए हम जब इसको देखेंगे तो रेशन देखेंगे पहले, RATION। तो रेशन हमने देखा, तो यहाँ पे R भी है, A भी है और T भी है और I भी है और O भी है और N भी है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे थ्रीड, तो TREAT, टी तो है, उसके बाद R भी है, लेकिन उसके बाद क्या E लिख दिया है इन्होंने यहाँ पर, और E हमारे पास है नहीं है, इसमें E है नहीं है, तो मतलब हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, इसके ये बना नहीं सकते हैं हम। ठीक है, तो ट्रीट हो गया इसका आंसर राइट वाला, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों अक्षरों को संख्याओं को चुनिए। देखिए एनालॉजी चैप्टर से है यहाँ पर। देखिए एक सीरीज चैप्टर होता है और एक मिसिंग नंबर्स का चैप्टर होता है और एक होता है एनालॉजी चैप्टर। ये चैप्टर कुछ इस प्रकार से हैं, इनमें से तो 101% क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इन चैप्टर्स को आप लोग जो है जल्दी से कवर अच्छे से करके जाएं, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन 101% आएगा ही। तो इसमें हम लॉजिक देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, 809 से इन्होंने क्या कर दिया है, 17 बना दिया है। तो 809 से कैसे 17 बनाएंगे, जब हमने इसको गौर से देखा तो 8 और 9 को जोड़ेंगे पहले, 8 + 0 + 9 को जोड़ा तो बस बन गया हमारा 17। तो उसी प्रकार से 415 में भी कर देंगे, तो 415, देखिए 415 है हमारा, तो 4 + 1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 5 10, तो यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा इसका। हमें 10 आंसर ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक कोडिंग डिकोडिंग से है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो WJYC को यहाँ पे JWCY लिख दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको नोट करेंगे, W फिर J फिर Y और C। उसको क्या लिखा है इन्होंने, JWCY। देखिए इन्होंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे लॉजिक लगते हैं। एक तो इसमें होता है रिवर्स लॉजिक, रिवर्स पैटर्न होता है, एक होता है क्रॉस पैटर्न। तो इसमें इन्होंने क्रॉस पैटर्न ही अपनाया है। तो क्रॉस पैटर्न में क्या करते हैं हम, क्रॉस पैटर्न कई प्रकार के हो सकते हैं, या फिर तो ऐसा हो सकता है, या फिर देखिए यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है, तो या फिर तो ऐसा हो सकता है। कई प्रकार के क्रॉस पैटर्न हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा क्रॉस पैटर्न है, तो इसका क्रॉस पैटर्न देखेंगे हम। तो देखिए WJYC को यहाँ पर इन्होंने लिखा है JWCY। देखिए तो क्रॉस पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने क्रॉस पैटर्न लगाया, मतलब दो संख्याओं में पहले इन्होंने डिवाइड कर दिया है, उसके बाद इन्होंने क्रॉस कर दिया, मतलब इधर की संख्या इधर, इधर की संख्या इधर। तो उसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे। तो FZDQ, तो जब Z आएगा इधर और F जाएगा इधर, तो उसके बाद Q आएगा इधर और D आएगा इधर, तो ZFQD हमारा कौन से ऑप्शन में है, ZFQD ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया, ZFQD। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ब्लड रिलेशन चैप्टर से। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन 101% आना है, क्योंकि रीजनिंग के आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, रागा का सेक्शन रहता है हमारा 30 नंबर का, जिसमें से कम रीजनिंग के आते हैं 14 क्वेश्चन, 14 या 15 क्वेश्चन तो कम से कम रीजनिंग के ही आते हैं। तो और उसके बाद बाकी बचे हुए 7 से 8 हो जाते हैं अपने मैथ से, और 7 से 8 ही हो जाते हैं अपने जीके के। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन हैं वो आप लोग रीजनिंग के ही हैं। यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन तो नॉन बल्बर से ही हो जाते हैं। उसमें आपको कई सारे चित्र दे दिए जाते हैं, चित्र में बताना पड़ता है कि कौन सा आकृति अगले वाले में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आ जाता है अब ब्लड रिलेशन से, यहाँ पे रक्त संबंध एक चैप्टर होता है रीजनिंग में आपका, उसमें आ जाता है। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम पहले इसका क्वेश्चन, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। एक तस्वीर की ओर तरफ इशारा करते हुए मीरा ने अपने पति से कहा कि यह औरत तुम्हारे बेटे की नानी की इकलौती बेटी है। तो मीरा का पति तस्वीर वाली महिला से कैसे संबंधित है, तो इसका आंसर हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एक चित्र वगैरह टाइप का होता है, उस चित्र को, उस फैमिली चित्र को बनाते हैं हम।
तो फैमिली ट्री बोल सकते हो उसको, ट्री, फैमिली ट्री बनाते हैं हम। तो इसको कैसे बनाएंगे? बोल रही है महिला कि यह महिला बोल रही है इशारा करते हुए जो फ़ोटो वाली औरत है, फ़ोटो वाली जैसे यहाँ पे हमने फ़ोटो बना दी, फ़ोटो वाली औरत की ओर इशारा करते हुए बोल रही है कि जो महिला मीरा है, तो मीरा को एम से व्यक्त करेंगे। मीरा का पति यहाँ पे हो जाएगा उसका, यहाँ पे हम एच लिख दे रहे हैं, हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या मीरा का पति, यह औरत तुम्हारे बेटे की, तुम्हारा बेटा यानी कि मीरा का पति का बेटा यानी कि दोनों का बेटा, तो यहाँ पे दोनों का बेटा सन बना देते हैं हम, ठीक है। बोल रहे हैं तुम्हारे बेटे की नानी यानी कि मीरा की माता, मीरा की, तुम्हारे बेटे की नानी यानी कि मीरा की माता की इकलौती बेटी है, मतलब माता की इकलौती बेटी तो मीरा ही हो गई है। अगर इकलौती नहीं लिखते तो यहाँ पर इनके जो मीरा थी उनके भाई बहन हो जाते, लेकिन इन्होंने इकलौती लिख दिया है तो इकलौती की स्थान पर मीरा ही आएंगी। तो अब बोल रहे हैं मीरा का पति तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये तस्वीर जो थी मीरा की ही थी और मीरा की ही थी, तो मीरा का पति किस प्रकार से संबंधित है, मीरा का पति है इनका पति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है ऑड वन आउट से। ऑड वन आउट इसमें छांटना पड़ता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए गिटार, वायलिन, सितार और बांसुरी, चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। तो इसका आंसर बड़े ही आसानी से निकाल दोगे। इसका आंसर है बांसुरी, क्योंकि ये सभी तो गिटार, वायलिन, सितार ये सभी हाथों से बजाए जाते हैं, बांसुरी बजाई जाती है मुँह से हवा, मुँह से फूक फूक कर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है इसका। चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कैलेंडर चैप्टर से। तो कैलेंडर चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम पैटर्न के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इसमें तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यदि 23 अगस्त 2000 को बुधवार है तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक ऑड डे का कॉन्सेप्ट होता है, विषम दिन का, विषम दिन का कॉन्सेप्ट होता है। विषम दिन हम कैसे निकालते हैं, जैसे किसी महीने के अंदर 30 दिन हैं तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाते हैं हमारे विषम दिन, यानी कि 7 चौके 28 और बचे 2, जो 2 बचते हैं वो हो जाते हैं विषम दिन, ऑड डेज, ठीक है। तो ऑड डेज हो जाते हैं। अब हमें इसके अंदर ऑड डेज निकालने हैं कि कितने ऑड डेज हो गए हैं। देखिए अब 23 अगस्त से लेकर 23 अगस्त 2000 से लेकर 23 दिसंबर तक निकालना है और ईयर वही है 23 अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में होते हैं अपने 31 दिन और यहाँ पर आपके 23 हो चुके हैं, तो कितने बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। 8 दिन का ऑड डेज निकालेंगे तो 1 बचेगा, मतलब 1 है, ये यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग कॉर्नर में। तो अगस्त में हो गए अपने, अगस्त में होगा 1, ठीक है। उसके बाद आएगा सितंबर अपना, और सितंबर में कितने होते हैं, सितंबर में अपने जो सितंबर में डेज़ होते हैं तो वो होते हैं 30, और 30 को जब हम ऑड डेज निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 हो गए, तो 2 को भी हम लिख लेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2। उसके बाद अगस्त सितंबर हो गया अपना, फिर अक्टूबर आएगा, और अक्टूबर में कितने डेज़ होते हैं, और तो अक्टूबर में होते हैं 31, और 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 चौके 28, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, मतलब 3 हो गए ऑड डेज, ठीक है। इसके भी हम लिख लेंगे, तो इसके भी हमने लिख लिए यहाँ पर। अक्टूबर हो गया अपना, फिर आएगा उसके बाद नवंबर। नवंबर में कितने होते हैं, नवंबर में होते हैं 30 को 7 से डिवाइड किया तो आ गया 2, मतलब 2 ऑड डेज इसमें हो गए नवंबर में। तो नवंबर में 2 ऑड डेज हो गए, तो यहाँ पर इसके 2 लिख लिए, और दिसंबर यहाँ पर 31 तक लिया गया है, तो दिसंबर में 31 पूरे दिन हैं, तो यहाँ पर 3 ऑड डेज हो जाएंगे इसके। अब इन सभी को ऐड कर लो, तो इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 ऑड डेज हो गए। लेकिन हमें तो 7 से डिवाइड करके पता चलता है कि ऑड डेज कितने हैं, तो 7 से डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे 7 एकम 7 कितना बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा 4, मतलब जो 4 है वो ऑड डेज होंगे हमारे। तो 4 ऑड डेज हैं, 4 ऑड डेज हैं यहाँ पर आपके पास। तो 4 में से अब देखिए 4 ऑड डेज जैसे ही आ गए हैं, तो 4 ऑड डेज में से इसको ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं बुधवार है, तो बुधवार को 4 दिन ऐड कर देंगे इसमें। बुधवार में जैसे ही हमने 4 दिन ऐड किए बुधवार, तो बुधवार में 4 दिन ऐड किए तो कितना आएगा, बुधवार, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर रवि, तो यहाँ पे आ जाएगा रविवार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, रविवार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिर से, ये एक कोडिंग डिकोडिंग से है, तो कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छा चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं नोएडा को कोड किया है इन्होंने NOIDA, नोएडा को कोड किया है STNIF। तो नोएडा को कुछ इस प्रकार से इन्होंने कोड किया है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, एन आता है अपना पहले तो 14 नंबर पर,
और एस आता है 19 पर, तो 14 से 19 के लिए इन्होंने +5 किया है। उसी प्रकार ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, तो यहाँ पर भी +5 हुआ है। और देखेंगे हम जिस प्रकार से सभी में +5 कर दिया है, मतलब जो डी आता है 4 पे उसमें +5 करके आई आ गया 9 पे। और यहाँ पर देखिए ए आता है अपना 1 पे और एफ आता है 6 पे, तो इसमें भी +5 ही किया है। तो ठीक है, मतलब +5 कर रहे हैं सभी में। अब देखिए मीरठ में निकालेंगे MEERUT, तो इसमें जैसे ही हमने निकाला और एम आता है 13 पे और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 नंबर पे क्या आता है, 18 नंबर पे आता है अपना आर। देखिए आर यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 3 ऑप्शन हमारे वैसे ही चले गए। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन। आपको और भी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों को पेपर में करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है यहाँ पर। तो देखिए आप लोग यहाँ पर सब में +5 कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा यही। आप लोग चेक भी कर लेना इसको। चलिए अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम जूम करते हैं। तो देखिए चलिए यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं एक विशिष्ट कूट भाषा में डार्क को 43 और मोर को 15 के रूप में कूटित किया जाता है, तो उस कूट भाषा में रियल को किस प्रकार कोड करेंगे। तो डार्क को DARK, डार्क को इन्होंने क्या लिखा है 43। तो देखिए कुछ इस प्रकार से डी आता है अपना 4 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, के आता है अपना 11 पर। तो यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5 और 18 23, 23 और 11 हो जाएंगे 34। 34 से लेकिन उन्होंने लिखा है 43, तो इन्होंने उल्टा कर दिया है, मतलब 34 को किया है उल्टा। तो ये लॉजिक लग गया हमारा। अब हम उसी प्रकार से रियल को भी चेक कर लेंगे। तो REAL ये वाला लॉजिक है, रियल में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आर आता है 18 पे, 5 पे आता है ई 1 पे और एल आता है 12 पे, ठीक है। तो ये हो गया, इनको ऐड किया तो 18 5 23 हो गया, 23 और 1 कितना हो गया 24 हो गया, 24 और 12 कितना हो गया 36 हो गया यहाँ पर। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 63 हो जाएगा। तो 63 किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, 63 ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपसे मिसिंग नंबर्स के ऊपर। तो मिसिंग नंबर्स मैंने आपको अभी बताया था कि ये भी एक ऐसा चैप्टर रहता है, इसमें से क्वेश्चन 100% आना होता है। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। मैं भी इसकी प्रैक्टिस सेट की क्लास लगवा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताएं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से गौर से देख करके, तो 7 3 2 और देखिए ये होते हैं एक प्रकार से, एक रो वाइज होते हैं, एक कॉलम वाइज। जब भी आपको देखे यहाँ पे तो कॉलम वाइज सबसे पहले तो देखें आप, जब आपको यहाँ पे 1 2 3 4 रो दिख रही हैं और सबसे लास्ट वाली जो है वो बड़ी संख्या दिख रही है, तो आप लोग उनको चेक करें कि तीनों के जो ऊपर वाली 3 थी उनके मिलाने से बनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे 7 और 3 को ऐड करेंगे और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। तो मल्टीप्लाई जैसे ही किया हमने तो आ गया कितना 7 × 3 × 2, तो 7 3 21 दूनी 42, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ट्रिक है यहाँ पर। तो उस प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे 3 × 4 × 7, तो 7 चौके 28 और 28 × 3 हो जाएगा 84। तो ये वाला यहाँ पे ट्रिक लग गई है। तो उसी प्रकार से 10 × 7, अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप लोग x मान लो या फिर 140, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 14, ये कट गया 0 और यहाँ पे 7 से ये चला गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 2 आपका, ठीक है। चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग आ चुकी है यहाँ पर आपके सामने, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको यहाँ पे पहले तो फिगर का पूरा करना पड़ेगा। तो फिगर पूरा करने के लिए बड़ा ही आसान है, यहाँ पर सभी ऑप्शंस को देखेंगे हम। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसको पहले हम बनाकर देखते हैं। यहाँ पर ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद ये वाला जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, मतलब एक ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद 3 लाइनें ऐसी जाएंगी। तो ये हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। तो देखिए ये वाला भी चला गया, ये वाला भी चला गया, क्योंकि इसमें उल्टा कर दिया है, और ये वाला भी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ए आ गया अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो मिरर इमेज आ गई है, मिरर इमेज। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वेश्चन। आप लोग इसकी पीडीएफ की चिंता ना करें, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिरर इमेज के लिए यहाँ पर जूम करते थोड़ा इसको बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि मिरर इमेज में क्या होता है। तो मिरर इमेज में होता है लेफ़्ट की चीज़ राइट में और राइट की चीज़ लेफ़्ट में। मतलब आपका यदि फेस, जैसे आप यहाँ पर देखिए
इस तरफ देख रहे हो तो मिरर में आप यहाँ पर इस तरफ देख रहे होगे, मतलब लेफ़्ट की चीज़ राइट में और राइट की चीज़ लेफ़्ट में। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से है ऊपर वाला, ठीक है। तो ये जो मिरर बनेगा हमारा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये वाला पोर्शन। और जो नीचे वाला था वो नीचे वाला कुछ इस प्रकार से था यहाँ पर। तो ये वाला कैसे बनेगा, ये जो है ना इस प्रकार से बनेगा और ऐसे हो जाएगा ये। तो हम देखेंगे कि हमारा ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर, देखिए तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर हमने बनाया था कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर बनाया था कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर तो ये तो है ही नहीं, यहाँ पर ऊपर वाला तो सही है लेकिन नीचे वाला सही नहीं है, तो ये वाला भी गलत। यहाँ पर भी ऊपर वाला सही है लेकिन नीचे वाला गलत है, तो ये वाला भी गलत। तो ऑप्शन बचता है 1, तो ऑप्शन 1 बचता है यहाँ पर। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो गया। चलो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है। ये एक सीरीज टाइप का है, तो देखेंगे हम इसको गौर से। तो सबसे पहले तो हमारे पास था एक रेक्टेंगल छोटा था तो बड़ा हो गया यहाँ पर। उसके बाद उसके अंदर आ गई एक नई आकृति सर्किल की। उसके बाद देखेंगे हम सर्किल था वो छोटा था, वो अगले स्टेप में बड़ा हो गया है और उसके अंदर आ गई है एक नई आकृति त्रिभुज की। अब इसके बाद देखेंगे त्रिभुज यहाँ पर छोटा है, तो अब अगली स्टेप में आएगा त्रिभुज बड़ा और उसके अंदर आएगी एक नई आकृति। नई आकृति क्या आएगी, तो नई आकृति यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, नई आकृति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिख रही है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर नई आकृतियाँ दिख रही है और त्रिभुज के अंदर है, तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक सीरीज से आ गया है, सीरीज से। तो सीरीज से मैंने आपको बताया था कि सीरीज चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो सीरीज है बड़ी ही आसानी से कर लोगे इसको। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड पता होना चाहिए, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड एक अच्छा मेथड रहता है क्योंकि डिफरेंस मेथड में से लगभग आपके 80% क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो लगाएंगे हम इनका डिफरेंस। तो 163 से 178 हो गया है, तो मतलब 15 ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 263 से 278 हो गया है, तो यहाँ पे 15 ऐड किया है। उसी के बाद यहाँ पे 278 से 293, यहाँ पर भी 15 ऐड, उसके बाद यहाँ पर भी 15 ऐड। आप लोग इसको चेक कर लो, 15 ऐड हुए हैं। तो मतलब ये सीरीज चल रही है 15 ऐड करके। तो 323 है जो, उसमें भी 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 2 और 1 3 और 3, यहाँ पर 338 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ पर जो है हमारा हो चुका है पोर्शन ख़त्म, अभी नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन और बचा है इसका। तो मैंने बताया था कि आपको कि यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग से। तो 14 से 15 क्वेश्चन, ये 15वां चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसका वेन डायग्राम बनाना है हमें, उपकरण, मोबाइल और ग्राइंडर। वेन डायग्राम बनाना है इसका, वेन आरेख। तो उपकरण, मोबाइल और ग्राइंडर। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे हम उपकरण। उपकरण कुछ इस प्रकार से है, उपकरण के अंदर मोबाइल भी आ जाता है और ग्राइंडर भी आ जाता है। तो देखिए डिवाइसेस के अंदर मोबाइल भी है और ग्राइंडर भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या दिखा रहे हैं उसमें। देखिए ये वाला है यहाँ पर, इसके अंदर ये तो गलत हो गया बिल्कुल ही, और ये वाला भी गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भी गलत हो गया। तो डी भी गलत, सी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 सही है, ओनली 1, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जल्दी से हम मैथ का पार्ट खोल लेते हैं। तो मैथ के पार्ट में आ चुके हैं हम। मैथ के पार्ट में देखिए गणना कीजिए 7, ये एक बोर्ड मास के नियम से आप लोग लगा सकते हो, इसको बड़ा ही आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा ईजी था है। तो इसको देखिए 7 + 8 + 9, तो इनको ऐड किया हमने तो कितना आया, 7 और 8 हो गया 15, 15 और 9 हो गया 24, -1 + 2 -21 और +53। अब देखिए 24 यहाँ पे प्लस का है और 2 प्लस का है, 24 और 2 26 हो गया। 26 और 53 ऐड करेंगे, तो 26 और 53 ऐड करेंगे, तो 26 और 53 ऐड किया तो 9 और 7 9 आ गया, मतलब 7 9 हो गया। और यहाँ पर देखिए 21 माइनस का है और 1 माइनस का है, तो 21 - 1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, यानी कि प्लस ऐड हो जाएंगे माइनस के 22 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 57 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज चैप्टर से, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं
और इसको पढ़ते हैं पहले। तो 12 संख्याओं का औसत 6 है। यदि एक संख्या 10 हटा दी जाती है तो नया औसत क्या होगा? तो देखिए एवरेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 12 संख्याओं का औसत 6 है, तो हम इसका योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालते हैं? औसत का गुणा कर देते हैं संख्याओं से। तो औसत का गुणा कर देंगे संख्याओं से और हो जाएगा इसका योग। योग हो जाएगा कितना? 12 छिंगे 72। अब बोल रहे हैं 10 एक संख्या हटा दी, उस संख्या को क्या कहते हैं? 10 कहते हैं। तो 10 इसमें से घटा देंगे तो 62 आएगा। अब पूछ रहे हैं 62। अब बोल रहे हैं नया औसत क्या होगा? अब संख्या कितनी बची हमारे पास? एक तो हटा दी इसमें से, पहले थी 12 अब बची 11। 11 का योग कितना है? 62 है। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 62/11। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड किया हमने तो 11 पंजे 55, बचा कितना? 7 बचा, 11 छिंगे 66 और यहाँ पर 3। देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नया एवरेज जो बनेगा अपना 5.63 बनेगा इसका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% होना चाहिए। एक छात्र 120 अंक मिले और वह 45 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए परीक्षा के पास होने के। मतलब परीक्षा में जो कितना पूर्णांक था, परीक्षा कितने नंबर की थी टोटल, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको पहले तो लिखेंगे 33%। कोई भी नंबर मान लो आप लोग, कुछ x मान लो, x का 33% है पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए है और बोल रहे हैं 120 नंबर मिले हैं एक लड़के को और वह 45 अंकों से फेल हो गया है। अगर उसको 45 नंबर दे दिए जाए तो पास हो जाएगा क्या? वो बिल्कुल पास हो जाएगा। तो 45 नंबर चलो हमने उसको दे ही दिए। देखिए अब यहाँ पर भी पासिंग है पासिंग मार्क्स हैं और यहाँ पर भी पासिंग मार्क्स हैं, तो इन दोनों को कर देंगे इक्वल। इन दोनों को कर दिया इक्वल, तो ये हो जाएगा अपना कितना? ये हो जाएगा यहाँ पर अपना 165 और 165 हो गया। और x का 33% था, यहाँ पर 33% बराबर 165। तो देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बार, और x का मान कितना आ जाएगा? 500। तो 500 x का मान आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये हो गया आंसर इसका। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं अगर कोई चालक 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चलाता है तो 3 घंटे 20 मिनट में उसके द्वारा कितनी दूरी तय कर ली जाएगी? तो देखिए हमें यहाँ पर टाइम अलग दिया गया है घंटों में, उसके बाद हमें चाल अलग दी गई है मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल को हम बनाएंगे किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए क्या करते हैं? चाल यहाँ पर 15 है, उसमें कर देते हैं 18/5 का गुणा। तो 18/5 का गुणा करेंगे तो हमारी चाल बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 थी 15 और 18 थी 54, मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रहा है। तो आप बोल रहे हैं 3 घंटे 20 मिनट। अब देखिए 3 घंटे और 20 मिनट कैसे निकालेंगे? तो 3 घंटे 20 मिनट यानी कि 20/60। तो यहाँ पर आ गया घंटों में कितना मान? 1/3, यानी कि 3 होल 1/3 और 3 3 9 और एक 10/3। यहाँ पर ये आ गई आपकी घंटों में, मतलब 10/3 घंटों में उसको निकालनी है कितनी दूरी तय कर लेगा। तो देखिए 54 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है वह, और 10/3 घंटों में कितनी दूरी चलेगा? तो यहाँ पर देखिए आप इसको पहले क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, और 18 धम्मे कितना हो जाएगा? 18 धम्मे हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब वह 3 घंटे 20 मिनट में 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम करते हैं वो देखते हैं। देखिए इसमें बोल रहे हैं 50 मजदूर 25 दिनों में एक इमारत को बना सकते हैं। अब बोल रहे हैं 10 दिन बाद 20 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो अब मजदूरों को काम छोड़ने के बाद इमारत को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। बोल रहे हैं 50 मजदूर 25 दिन में कर सकते हैं। 50 × 25 करेंगे पहले तो, क्योंकि 50 मजदूर 25 दिनों में कर रहे हैं तो टोटल काम आ जाएगा। और बोल रहे हैं कि 10 दिन बाद 20 मजदूर छोड़कर चले गए, मतलब 10 दिनों तक तो साथ में किया है उन्होंने काम। तो 50 लोगों ने 10 दिन तक तो काम किया है साथ में। उसके बाद कितने मजदूर बचे? 20 तो छोड़कर चले गए, 30 बचे हैं। अब बोल रहे हैं कितना दिन में काम हो जाएगा पूरा? तो यहाँ पर देखिए 30 को x दिन लिख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 दिन में कर रहे थे, यहाँ पर 10 दिन में किया है 50 लोगों ने। फिर उसके बाद 20 छोड़कर चले गए, कितने दिन में करेंगे वो हमें निकालना है, x का मान निकालना है। तो आप देखिए गुणा करेंगे यहाँ पर, तो गुणा करने से कितना आ जाएगा? 1250, और यहाँ पर हो जाएगा 500 और प्लस
30x। तो यहाँ पर जब ये माइनस हो जाएगा इधर जा कर के तो कितना बचेगा 750 बराबर 30x। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 25। x का मान आ गया 25, यानी कि जो मजदूर थे 30 मजदूर बचे थे, उन्होंने 25 दिनों में काम अपना खल्लास कर दिया, ख़त्म कर दिया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेष छोड़े विभाजित कर सके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसका HCF निकालना है। HCF निकाल सकते हो आप लोग तो निकाल लो, और नहीं निकाल सकते हो तो इसको ऑप्शन रख के चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले 5 तो हो ही जाएगी, क्योंकि 5 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन बोल रहे हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी यहाँ पर फिर 15 उठाकर देखते हैं। 15 से 390 भी चला जाएगा, और 495 भी चला जाएगा, और 300 भी चला जाएगा। लेकिन 25 से नहीं जाएगा। तो 25 से देखिए क्या नहीं जाएगा, तो 390 देखते हैं पहले हम 25 से जाता है कि नहीं जाता है। तो 25 से कम 25 कितने बचे, 14 बचे। तो यही वाला हो गया, मतलब 25 से तो 390 गया ही नहीं, तो मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता है। उसके बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे 35। तो 35 से 390 कैसे चेक करेंगे, तो 7 पंजे होता है 35। अब 7 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए अगर, तो ये हो जाएगी 35 से भी डिवाइड। मतलब 390 अगर 7 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगी। अब 7 से देखते हैं, 7 पंजे 35 बचे 4, तो ये भी नहीं हो रही है डिवाइड। तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं चलेगा, और ये वाला भी नहीं चलेगा, और ये वाली छोटी है तो बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग HCF निकाल सकते हो तो HCF भी निकाल लो आसानी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया 15। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री से, sin 2x + 20 डिग्री इजकल टू cos 3x - 30 डिग्री। तो tan 3x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें मान मानना पड़ेगा इसमें, और उस मान को हम कैसे मानेंगे, x के मान को। x देखिए साइन और कॉस में किस किस के मान बराबर होते हैं। एक तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। उसी प्रकार से कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, ठीक है, कॉस 60 का मान। तो हम पहले तो 30 बना के चेक करेंगे, इसको 30 बनाएंगे। जैसे हमने इसको 30 बनाया और दोनों अगर बराबर आ गए तो हमारा वही आ जाएगा। मतलब x के स्थान पर हम क्या लें, तो x के स्थान पर जैसे ले लेंगे हम 5, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 + 20 हो जाएगा 30, साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, और 5 × 15 - 30। तो देखिए यहाँ पर 15 - 30 गलत हो गया, तो ये वाला मतलब हम 5 तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे क्या, अब हम लेंगे, देखिए साइन में एक होता है 60 का मान, 60 डिग्री का मान होता है, और कॉस में 30 डिग्री का मान होता है, उसको चेक करेंगे। तो साइन 60 बनाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर 60 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे लेंगे हम 20, x का मान लेंगे 20। तो x का मान लिया 20 हमने, तो 20 दूनी 40 + 20 60 हो गया। साइन 60 का मान होता है √3/2। उसी प्रकार से 3x यानी कि 20 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा, और कोस 30 का मान भी 3/2 होता है रूट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर हो गए, मतलब हमारा ऑप्शन ये हमने सही मान लिया इसका 20। तो 20 मान हमने सही मान लिया इसका। अब हम tan 3x का निकालेंगे। तो tan 3x का मान हमने कितना मान लिया है 20, और 20 का 20 60 हो जाएगा, और tan 60 का मान आप सभी को पता है √3 होता है। तो tan 60 का मान हो गया √3। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही आंसर हो गया। अब चलिए यहाँ पर जो है हम लाभ हानि चैप्टर से एक क्वेश्चन आ चुका है। लाभ हानि चैप्टर भी देखिए आपके एग्जाम में लाभ हानि चैप्टर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज, लाभ हानि, CISI, ये वाले सारे चैप्टर्स आप लोग अच्छे से करके जाएं। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक दुकानदार 15% की हानि पर एक रेफ्रिजरेटर बेच देता है, जबकि उसने 15% के लाभ पर AC बेचा है। तो दुकानदार को कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। देखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें समान लाभ और समान हानि से कोई चीज़ बेच रही है, तो उसमें 101% तो हानि ही होनी है। और उसको हम सॉल्व करते हैं एक फार्मूले से। इसका फार्मूला होता है x + y + xy/100। तो ये फार्मूला होता है इसका। तो इसमें देखिए चिन्ह के साथ इसको लेते हैं। तो जैसे 15% की हानि हुई है तो -15 प्लस 15% का लाभ हुआ है +15, और उसके बाद -15 इंटू +15 यानी कि 15/100। तो ये वाले चलेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225/100, और माइनस चिन्ह आपका व्यक्त करेगा यानी कि हानि को, माइनस चिन्ह हानि को व्यक्त करेगा। अब देखिए 225/100 है, तो 225/100, तो 100 को हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.25% की
आपको हानि हुई है, हानि। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो गया, ऑप्शन नंबर इसका आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पर अब आ चुके हैं आपके, मैंने अभी आपको करवाई चुके हैं जीके का पोर्शन। तो ये वीडियो थी आपकी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए